Good morning, everybody. Myself, Dr. G. Nag Bhargavi, Assistant Professor, Government Pandit Shamacharan Shukla College, Dharsiva, Raipur. Today, we are going to discuss the complementary nature of Raman and IR spectroscopy. What is the base complementary nature? What is the basic difference between Raman and IR spectroscopy? Before going to the dissimilarities, we should discuss what is the similarities. क्या सिमिलैरिटी है, पहले हम अंतर जाने उसके पहले ये थोड़ा सा जान लें कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है. बोथ आर ऑब्जर्व ड्यू टू चेंजेस इन वाइब्रेशनल मोड्स. बच्चों हम जानते हैं कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हो चाहे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस के वजह से होती हैं. स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होती हैं, सिमिट्रिकल एंटी सिमिट्रिकल वाइब्रेशंस जब भी होती हैं तो वहाँ पर वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं. उन वाइब्रेशनल मोड्स में चेंज होने पर ही हमको ये स्पेक्ट्रोस्कोपी, दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी देखने को मिलती हैं. दोनों ही एक बहुत पावरफुल फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक है. फिंगर प्रिंटिंग कहने का मतलब नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल, किस तरह के बॉन्ड हैं, बॉन्ड लेंथ्स क्या है, नेचर क्या है बॉन्ड्स का, ये सब हमको फिंगर प्रिंटिंग कहलाता है. पदार्थ का अपना इंटरनल गुण होता है जिसको हम फिंगर प्रिंटिंग कह रहे हैं. तो ये भी हमको दोनों ही टेक्निक से हमको स्टडी करने को मिलती है. नाउ कमिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री नेचर. बहुत रॉ या कहें तो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर में दोनों में फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या है. तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो फर्स्ट पॉइंट मैंने दिया हुआ है, चेंज इन डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. जो मॉलिक्यूल्स में जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का सेपरेशन जब भी होता है, जिसको हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं, तो डाइपोल मोमेंट द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. चार्ज, आवेश और आवेशों के बीच की दूरी का जो मल्टीप्लिकेशन है उसी को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं. तो ये डाइपोल मोमेंट में जब भी चेंज होता है तब हमको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलती है. बट रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमको कब मिलेगी? व्हेन देयर इज चेंज इन पोलराइजेबिलिटी. पोलराइजेबिलिटी मतलब चार्ज का या मॉलिक्यूल्स का पोलराइज होना. पोलराइज होने का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज में जब सेपरेशन हो जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है या मॉलिक्यूल का शेप चेंज होने लगता है, पोलराइज होने लगते हैं, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी है. तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ध्यान देंगे कि मॉलिक्यूल्स की जो पोलराइजेबिलिटी में चेंज होता है, जबकि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट में चेंज होता है. दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस. अनदर जो डिफरेंस है वो सेंटर ऑफ सिमिट्री के कारण है. मॉलिक्यूल्स की अपनी सेंटर ऑफ सिमिट्री होती है. सभी में ये सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं होती है. कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ सिमिट्री होती है. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ध्यान देंगे कि उन्हीं मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है यहाँ पर जिनमें सेंटर ऑफ सिमिट्री है. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंटर ऑफ सिमिट्री होती है, उन मॉलिक्यूल्स के स्पेक्ट्रम अगर हम IR या रमन स्पेक्ट्रम्स का देखें तो जिन फ्रीक्वेंसीज पर हमको इंफ्रारेड एक्टिव मोड्स मिल रहे हैं, उन्हीं फ्रीक्वेंसीज पर रमन एक्टिव मोड्स एब्सेंट होंगे. ये खास बात है, ध्यान रखेंगे. फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंटर ऑफ सिमिट्री होती है, उन मॉलिक्यूल्स की जब हम स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करें तो उस स्पेक्ट्रम में अगर हम IR स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करें, स्पेक्ट्रोस्कोपी से ऑब्जर्व करें, तो जिन पॉइंट्स पे हमको पीक्स मिल रहे हैं या IR एक्टिव मोड्स मिल रहे हैं, उन पॉइंट्स पर रमन एक्टिव मोड्स हमको नहीं मिलेंगे. जबकि उन्हीं मॉलिक्यूल्स में जिनमें सेंटर ऑफ सिमिट्री है, उन मॉलिक्यूल्स का अगर हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी देखें तो रमन स्पेक्ट्रम में जिन पॉइंट्स पर, जिन फ्रीक्वेंसीज पर रमन एक्टिव मोड्स मिल रहे हैं, उन्हीं फ्रीक्वेंसीज पर IR या इंफ्रारेड एक्टिव मोड्स जो है नहीं मिलते या वे इनएक्टिव हो जाते हैं. ये खास बात है, ध्यान रखना है हमको. लेकिन कंडीशन ये है कि मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ सिमिट्री होनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज लाइट एब्जॉर्प्शन बाय वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स. IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है. मॉलिक्यूल्स में जब वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होने के दौरान ये IR रेंज की जो रेडिएशन को इंसिडेंट हम करते हैं तो उनके उस लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं. जबकि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर लाइट का
रिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग हो रही है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पदार्थ के, जिनको हम सैंपल कह रहे हैं, जिसका हम नेचर स्टडी कर रहे हैं, उन मॉलिक्यूल्स के द्वारा लाइट को स्कैटर किया जाता है। तो स्कैटरिंग फिनोमेना हो रही है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वाइल एब्जॉर्प्शन फिनोमेना, लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में। नेक्स्ट पॉइंट इज only light of IR frequencies can be used. This is very interesting. जब हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी कर रहे हैं या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते होते हैं, तो हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिमिटेशन होता है कि हमको रेंज, किस फ्रीक्वेंसी की रेंज, किस रेंज की फ्रीक्वेंसी का जो रेडिएशन है हमको इंसिडेंट करना है। दैट मीन्स जो स्पेक्ट्रम, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सभी जानते हैं, राइट फ्रॉम बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रेडिएशन, गामा रेज से लेकर के माइक्रोवेव रेडिएशन, पूरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप जानते हैं। लेकिन उस स्पेक्ट्रम के सभी रेंज की फ्रीक्वेंसीज को हम यूज़ नहीं कर सकते IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ध्यान रखेंगे, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी केवल उस रेंज के लिए बनी है जहाँ पर हमको इंफ्रारेड रीजन है। इंफ्रारेड रीजन, अवरक्त श्रेणी जिसको आप कहते हैं, इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो इंफ्रारेड रीजन होता है, उस रेंज के रेडिएशन को ही हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में एज ए सोर्स यूज़ कर सकते हैं। बट रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट रिगार्डिंग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये लिमिटेशन हमारे पास नहीं है। ध्यान रखेंगे, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि लाइट मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए। स्रोत जो है वो एक वर्णी प्रकाश स्रोत होना चाहिए। अब वो एक वर्णी प्रकाश सोर्स, हाईली इंटेंस कोई भी लेज़र हम ले सकते हैं, वो लेज़र सोर्स UV लाइट्स का भी हो सकता है, इंफ्रारेड रीजन का भी हो सकता है, या विजिबल रीजन का भी हो सकता है। स्रोत हमारा हमेशा एक वर्णी होना चाहिए, हाईली इंटेंस होना चाहिए। किस रेज स्पेक्ट्रम के किस रीजन को हम यूज़ कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है, लाइट का सोर्स जो है मोनोक्रोमैटिक हो। अगला एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन करूँगी कि IR एब्जॉर्प्शन सिग्नल इज मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सैंपल होल्डर, सोर्स और स्पेक्ट्रोमीटर, ये तीनों ही एक सीधी लाइन में, सीधी रेखा में होते हैं। कहाँ, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। फिर से बताती हूँ कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में सोर्स ऑफ लाइट रेडिएशन का, जो IR रेडिएशन का जो सोर्स है वो सैंपल और स्पेक्ट्रोमीटर, जिससे हम स्पेक्ट्रम को मेज़र करते हैं, तीनों एक सीधी सरल रेखा में होते हैं। किंतु इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में चूंकि हमको स्कैटर्ड लाइट को मेज़र करना है और स्कैटरिंग कर्व सरफेस से हो रही है, तो कभी भी उस दिशा में नहीं होगी जिस दिशा में लाइट आ रही है। ध्यान रखेंगे हमको कि जिस दिशा से रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जिस दिशा से लाइट इंसिडेंट हो रही है, उसी दिशा में स्कैटर्ड रेडिएशन हमको नहीं मिलेगा, ये अलग अलग दिशाओं में होगा। तो हम उसमें से क्या करते हैं कि इंसिडेंट रेडिएशन से जिस दिशा में आपतित किरण आ रही है उससे ठीक 90 डिग्री पर, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्पेक्ट्रोग्राफ रखते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, यहाँ पर राइट एंगल्स पे ही स्कैटर्ड लाइट को मेज़र कर सकें। तो ये बेसिक डिफरेंस है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में सेम डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट और एब्जॉर्प्शन लाइट को मेज़र किया जा रहा है, वाइल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंसिडेंट लाइट और स्कैटर्ड लाइट में लगभग 90 डिग्रीज का डिफरेंस है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बीच। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैंने बॉक्स में बनाया हुआ है, इसको मैं डिस्कस करना चाहूँगी। यहाँ पर इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हाई डिग्री ऑफ एम्प्लीफिकेशन ऑफ वीक सिग्नल इज नेसेसरी इन द प्रेजेंस ऑफ इंटेंस रेले लाइट विच इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेजरमेंट। आप सब जानते हैं कि रमन स्पेक्ट्रम में बेसिकली हमको 3 स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलती हैं। फर्स्ट वन, जिसको आप रेले लाइंस कहते हैं। रेले स्पेक्ट्रल लाइंस वो लाइंस होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ठीक वही होती है जो इंसिडेंट रेडिएशन की होती है। इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी का ही आउटपुट रेडिएशन हमको स्पेक्ट्रम में मिलेगा,
तो उसको उस तरह के स्पेक्ट्रल लाइंस को हम रेले लाइंस कहते हैं। लेकिन रमन इफेक्ट में हमने देखा कि इंसिडेंट रेडिएशन की स्पेक्ट्रल लाइंस जो कि हमको स्पेक्ट्रम में मिल रही है, उस स्पेक्ट्रल लाइंस के अलावा भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की और भी स्पेक्ट्रल लाइंस हमको देखने को मिल रही हैं। उसमें से एक जो थी, जो रेले लाइन के लेफ्ट साइड में या लोअर फ्रीक्वेंसी साइड में जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, उनको हम स्टोक्स लाइंस कहते हैं। जबकि स्पेक्ट्रल लाइन रेले लाइन के राइट साइड में या हायर फ्रीक्वेंसी साइड में जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, उनको हम एंटी स्टोक्स लाइंस कहते हैं। तो रमन स्पेक्ट्रम में हमेशा हमको स्टोक्स, एंटी स्टोक्स और रेले स्कैटर्ड लाइंस, ये तीनों ही देखने को मिलेंगी। बट जब हम स्पेक्ट्रम को देखें तो इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहता है कि रेले स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स। स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइंस के कंपैरिजन में रेले स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा होती है कि स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइंस बहुत वीक दिखने लगते हैं। अब ये एक चैलेंज हो जाता है कि इतने हाई इंटेंसिटी के रेले स्पेक्ट्रल लाइंस के कंपैरिजन में जो स्टोक्स एंटी स्टोक्स हैं, उनकी इंटेंसिटी को कैसे बढ़ाया जाए या इनके उस सिग्नल्स को कैसे एम्पलीफाई किया जाए। तो डिग्री ऑफ एम्पलीफिकेशन ऑफ वीक सिग्नल्स, ऐसे जो वीक सिग्नल्स होते हैं उनको इन द प्रेजेंस ऑफ हाईली इंटेंस रेले लाइट, जो रेले लाइट के कंपैरिजन में इन वीक सिग्नल्स की इंटेंसिटी को बढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को फेस करने के लिए कहीं ना कहीं हमको टेक्नोलॉजी को यूज़ करना होता है, एडवांस होना पड़ता है। टेक्नोलॉजी के टर्म्स में हमको एडवांस होना पड़ता है। और जब हम टेक्नोलॉजी के टर्म्स में एडवांस होंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमको कॉस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ जाती है। तो कॉस्ट सो इन दिस टर्म्स हम ये कह सकते हैं कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के कंपैरिजन में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ी सी कॉस्टली टेक्निक है। बट अगेन आई से कॉस्ट इफेक्टिवनेस या कॉस्ट के टर्म्स में हम जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पर हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। बट this Raman spectroscopy is again a very powerful technique in comparison to IR spectroscopy. So this is the fundamental difference between complementary nature of IR spectroscopy and Raman spectroscopy. So this is the end of this video. Thank you.